नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक का उद्देश्य इतिहास के उन पृष्ठों को पूरी ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ दर्शकों के सामने रखना है, जिनमें भारत की आज़ादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का घटनाक्रम सम्मिलित है। इस धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित है। अब तक आप इस धारावाहिक की 23 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 24वीं कड़ी, अंग्रेजी शासन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी कांग्रेस। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि भारत पर शासन कर रही ब्रिटिश सरकार को भारतीयों में पनप रहे असंतोष को कम करने के लिए कांग्रेस जैसी अंग्रेज भक्त संस्था की स्थापना करना उचित लगा। कांग्रेस के स्वरूप के संबंध में विद्वानों में जबरदस्त मतभेद रहा। यद्यपि इसके निर्माण और विकास में मद्रासी, मराठी और पारसियों का उतना ही हाथ था जितना बंगालियों का, किंतु कुछ लोग इसे बंगाली कांग्रेस कहते थे, कुछ लोग इसे हिंदू कांग्रेस कहते थे, कुछ लोग इसे केवल पढ़े लिखे भारतीयों की संस्था कहते थे और इसके राष्ट्रीय स्वरूप को नकारते थे। जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार कांग्रेस के संगठन और उद्देश्यों पर दृष्टि डालने से सिद्ध हो जाता है कि कांग्रेस का जन्म राष्ट्रीय संस्था के रूप में हुआ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधि विभिन्न धर्मों, वर्गों, संप्रदायों और प्रांतों से थे। कांग्रेस के प्रथम 3 अधिवेशनों में सम्मिलित प्रतिनिधियों की सूची से इसके राष्ट्रीय स्वरूप की पुष्टि होती है। अब हम थोड़ी चर्चा इस बात पर करते हैं कि ईस्वी 1885 में अपनी स्थापना होने से लेकर अगले 50 साल में कांग्रेस का भारत के विभिन्न तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत के बुद्धिजीवी वर्ग पर कांग्रेस का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। कांग्रेस की स्थापना भले ही एओ ह्यूम के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियों ने की थी, किंतु भारत का बुद्धिजीवी वर्ग इसे संभालने के लिए आगे आया। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि बुद्धिजीवी भारतीय नेताओं ने कांग्रेस को खड़ा करने में सक्रिय सहयोग दिया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों पर भी कांग्रेस का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा था। ईस्वी 1907 तक अनेक प्रतिष्ठित अंग्रेज किसी न किसी रूप में कांग्रेस से जुड़ गए थे। एओ ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, सर हेनरी कॉटन, एंड्रिल यूल और नाटन जैसे उदारवादी आंग्ल भारतीय भी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। अपनी स्थापना के बाद अगले 50 साल की अवधि में कांग्रेस ने जनसामान्य पर भी प्रभाव डाला था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में ब्रिटिश भारत में रहने वाले विभिन्न धार्मिक समुदायों और जातियों के शिक्षित प्रतिनिधि भाग लेते थे। ये लोग परस्पर स्नेह और विश्वास की भावना प्रकट करते थे। यही कारण था कि कांग्रेस की स्थापना के बाद देश में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय एकता तथा जनसेवा के उच्चादर्शों का तेजी से विकास हुआ। कांग्रेस के उस काल के उच्चादर्श उसके राष्ट्रीय स्वरूप को प्रकट करते हैं। प्रारंभ में कांग्रेस की लोकप्रियता शिक्षित वर्ग तक सीमित रही, किंतु बाद में इसके द्वारा राजनीतिक अधिकारों की मांग किए जाने के कारण सामान्य लोगों का ध्यान भी इसकी तरफ आकर्षित होने लगा। कांग्रेस ने भारत में निवास कर रहे विभिन्न मतों एवं संप्रदाय के लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य किया। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की, जो हिंदू थे। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, जो पारसी थे, और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की, जो मुसलमान थे। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता प्रसिद्ध अंग्रेज व्यवसायी जॉर्ज यूल ने की, जो ईसाई थे। आगे भी ये क्रम जारी रहा। इस प्रकार विभिन्न धर्मों के नेताओं को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से ये संस्था किसी एक धर्म के प्रभाव वाली संस्था न बनकर राष्ट्रीय व्यापकता वाली संस्था के रूप में विकसित हुई। सर सैयद के दुष्प्रचार के कारण आरंभ में मुसलमानों ने कांग्रेस से दूरी बनाई तथा कांग्रेस में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कम रही, किंतु धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। कांग्रेस को मुसलमानों से अलग रखने के लिए सर सैयद अहमद ने ब्रिटिश राजभक्तों की एक संस्था यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन और मुसलमानों के लिए मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस बनाई।
इन मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर कांग्रेस पूर्णतः लोक प्रतिनिधि संस्था थी और उस काल में कांग्रेस के प्रतिनिधि राष्ट्रीय विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। कांग्रेस के चौथे सम्मेलन में 1248 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 221 मुसलमान तथा 220 ईसाई थे। कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत में जन्म लिया था, किंतु धीरे धीरे इसने राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। फिर भी ईस्वी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन से पहले तक कांग्रेस ने देशी रियासतों को अपने कार्यक्षेत्र से पूरी तरह अलग रखा। इस कारण रियासती भारत की जनता पर ईस्वी 1885 से 1938 तक की अवधि में कोई विशेष प्रभाव नहीं था। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, कांग्रेस का संस्थापक दुष्ट एवं घमंडी अंग्रेज है। धन्यवाद। जय हिंद।